हेलो दोस्तों, मेरा नाम है गौरव और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल एमी गुरुजी। आज हम लोग डिस्कस करेंगे कंस्ट्रक्शन मटेरियल के बारे में। ठीक है, कंस्ट्रक्शन मटेरियल क्या है? कंस्ट्रक्शन मटेरियल ये जनरल इंजीनियरिंग का पार्ट है। इसमें आज हम लोग जितना भी टाइप का कंस्ट्रक्शन मटेरियल है उसके बारे में डिस्कस करेंगे। लेकिन बिफोर कि हम लोग ये वीडियो स्टार्ट करें, अगर आप मेरे चैनल पर नए आए हैं तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं और बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए, जिससे कि आपको नई वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहे। और अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगती है तो आप मेरी वीडियो को लाइक भी कर सकते हैं। तो चलिए आइए आज हम अपना वीडियो शुरू करते हैं। ठीक है, तो कंस्ट्रक्शन मटेरियल क्या होता है? देखिए, कंस्ट्रक्शन मटेरियल वो चीज़ है जिसमें कि हम लोग क्या करते हैं, इसमें हम लोग डिफरेंट टाइप्स के जो मटेरियल हैं जो कि यूज़ किए जाते हैं। किसमें? ऐसे मटेरियल जो कि यूज़ किए जा रहे हैं आपका बिल्डिंग में किसी कंस्ट्रक्शन करने में, ठीक है, या फिर किसी ब्रिज के या किसी भी टाइप के कंस्ट्रक्शन में यूज़ किए जा रहे हैं। तो इस टाइप के मटेरियल को हम लोग क्या कहते हैं? कंस्ट्रक्शन मटेरियल। ठीक है, अब कंस्ट्रक्शन मटेरियल में देखिए इसमें कितने टाइप्स के होते हैं जो कि हमको पढ़ने हैं। तो कंस्ट्रक्शन मटेरियल डिफरेंट टाइप्स के हैं। एक तो स्टोन्स, ठीक है, दूसरा है ब्रिक्स यानी कि ईंट, तीसरा है लाइम यानी कि चूना, हिंदी में इसको बोलते हैं, फोर्थ है सीमेंट और लास्ट है टिम्बर। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट कंस्ट्रक्शन मटेरियल है जो कि किसी भी बिल्डिंग को बनाने में या फिर कोई भी ब्रिज कंस्ट्रक्ट करने में इन सब में यूज़ किया जाता है। ठीक है, अब हम लोग देखते हैं स्टोन्स के बारे में। तो स्टोन्स कहाँ से आते हैं, मिलते हैं हमें, कहाँ से मिलते हैं? तो ये हमें मिलते हैं रॉक्स से। रॉक्स क्या होता है? ये बहुत बड़े रॉक्स को हिंदी में लोग चट्टान बोलते हैं। बहुत बड़ा पार्ट होता है किसी भी माउंटेन टाइप का, किसी माउंटेन से छोटा होता है, जो कि मतलब क्या होता है, ये इसका स्ट्रक्चर जो है टफ हार्ड स्ट्रक्चर का होता है। ठीक है, जैसे पथरीले पहाड़ होते हैं उस टाइप का। ठीक है, ये इससे हम लोग को स्टोन्स, इसको हम लोग क्रश करके स्टोन्स हम लोग को मिलता है। ठीक है, अब स्टोन्स अलग अलग बहुत सारे टाइप की रॉक्स भी होती हैं जिनसे कि हम लोग को स्टोन मिलता है। तो अब आइए हम लोग देखते हैं क्लासिफिकेशन ऑफ रॉक्स के बारे में। ठीक है, तो रॉक्स का क्लासिफिकेशन क्या है? देखिए, तो रॉक्स देखिए डिफरेंट टाइप के ऐसे बेसिस हैं जिस पे कि हम रॉक्स को क्लासीफाई करते हैं। तो उनमें वो बेसिस क्या है? सबसे पहला जियोलॉजिकल क्लासिफिकेशन मतलब कि जो उसकी उत्पत्ति हुई, जहाँ से वो आया है, ये जो अर्थ जब बनी तो वहाँ जिस तरीके से वो बहुत पहले से ही यहाँ पे अर्थ पे मौजूद है, तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं? जियोलॉजिकल क्लासिफिकेशन, जियोलॉजी के आधार पे। दूसरा क्या है? फिजिकल क्लासिफिकेशन क्या है? फिजिकल क्लासिफिकेशन मीन्स कि उसका जो है, उसका शेप साइज है, उसके फिजिक के आधार पे, उसके शेप साइज के बेसिस पे उसको डिफाइन करना, उसको डिफरेंट पार्ट में डिवाइड करना। तो वो हमारा क्या हो गया? फिजिकल क्लासिफिकेशन। तीसरा क्या होता है? तीसरा हमारा है केमिकल क्लासिफिकेशन। ठीक है, केमिकल क्लासिफिकेशन क्या है? केमिकल क्लासिफिकेशन मतलब उसके केमिकल कंपोजिशन के बेसिस पे हम लोग क्या करते हैं? केमिकल क्लासिफिकेशन करते हैं। केमिकल क्लासिफिकेशन मतलब उसके जो केमिकल कंपोजिशन है, जो उसके कंपोनेंट है, उनके बेसिस पे हम लोग जो डिफाइन कर रहे हैं, तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं? केमिकल क्लासिफिकेशन। अब आइए हम लोग जियोलॉजिकल क्लासिफिकेशन में आगे बढ़ते हैं। तो जियोलॉजिकल क्लासिफिकेशन में जो फर्स्ट है वो है इग्नीशियस रॉक्स। इग्नीशियस रॉक्स क्या होती है? इग्नीशियस रॉक्स को हिंदी में हम लोग क्या करते हैं? इसको हिंदी में हम लोग आग्नेय चट्टान बोलते हैं। तो इग्नीशियस रॉक्स क्या होती हैं? इग्नीशियस रॉक्स बेसिकली जो वोल्केनो होता है उसकी हेल्प से बनी होती है। जब क्या होता है, जब कभी भी वोल्केनो फटता है तो उसकी वजह से जो उसका लावा होता है, ठीक है, वो क्या होता है कि आसपास जहाँ वोल्केनो होता है उसके आसपास क्या होता है? फैल जाता है। और इस वजह से फिर हमारा क्या होता है? वो जब धीरे धीरे ठंडा होता है और फिर जम जाता है, और जिसकी वजह से हमारा क्या होता है? ये एक रॉक क्रिएट होती है। ऐसी रॉक को हम लोग क्या बोलते हैं? इग्नीशियस रॉक। दूसरा क्या है? दूसरा है सेडिमेंट्री रॉक्स। क्या है? सेडिमेंट्री रॉक्स। ऐसी रॉक्स क्या होती हैं? ये रॉक्स जो कि क्या होते हैं, जो हमारा अर्थ पर जो
अलग अलग एक्टिविटी होती है, जैसे कि जो हमारा हवा है, हवा चलना हो गया, पानी बरसना हो गया, और हमारा जो मौसम, जो हमारा वेदर है उसके चेंज होने की वजह से जो जो पहले से जो रॉक्स हैं उसमें क्या होता है कि वो कंपोजिट हो जाती हैं, टूट जाती हैं, अलग हो जाती हैं, और उसकी वजह से और अन्य रॉक्स जो है, और तरह की रॉक्स क्या होती हैं, बनती हैं। तो ऐसी रॉक्स को हम लोग क्या बोलते हैं, सेडिमेंट्री रॉक्स। ठीक है, ये क्या होती हैं, ये बेसिकली अलग टाइप का होता है, मतलब जो हमारे ऑलरेडी रॉक्स हैं इन पे जो मौसम का और वेदर का, अलग चीज़ों का, जैसे हवा का, बहुत तेज़ हवा चली या पानी बरसना, इन सब की चीज़ों का जो इफेक्ट पड़ता है उसकी वजह से जो नई रॉक्स कंस्ट्रक्ट होती है, नई रॉक्स बनती है, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, सेडिमेंट्री रॉक्स। तीसरा हम लोग क्या होता है, तीसरा हमारा है मेटामॉर्फिक रॉक्स। ठीक है, अब मेटामॉर्फिक रॉक्स क्या होता है, जब क्या होता है कि धरती के अंदर जो हमारा अर्थ है, अर्थ के अंदर आपको पता है कि उसके अंदर मतलब एक गर्म लावा टाइप का जो कि बहुत जो भी मटेरियल है वो मेल्ट फॉर्म में है। ठीक है, और वो मेल्ट फॉर्म में मटेरियल क्या हो रहा है, उसके अंदर सर्कुलेट कर रहा है, ऐसे जो साइंटिफिक मानना है। तो उसकी वजह से क्या होता है कि कभी कभी अंदर बहुत ज़्यादा क्या होता है, बहुत ज़्यादा हीट गैसेज होती हैं, जिसकी वजह से जब प्रेशर बढ़ जाता है तो कहीं पे फटता है, तो उसी को हम लोग वोल्केनो बोलते हैं। तो क्या होता है कि कहीं कहीं पे उसके अंदर के जो टेक्टोनिक प्लेट्स के मूवमेंट की वजह से, या अंदर उसके जो मूवमेंट की वजह से, या आप कह सकते हैं कि अर्थक्विक की वजह से, हाई टेम्परेचर और प्रेशर की वजह से कहीं कहीं पे क्या होता है कि नई टाइप की रॉक्स क्या होती हैं, फॉर्म हो जाती है, नई टाइप की रॉक्स जो है बन जाती हैं। ठीक है, तो ऐसी रॉक्स को हम लोग क्या करते हैं, मेटामॉर्फिक रॉक्स। इस तरह से कई बार जैसे फोल्ड माउंटेन्स है तो माउंटेन बनते हैं। ठीक है, टेक्टोनिक प्लेट के मूवमेंट की वजह से। तो ऐसे अर्थ के इंटरनल जो भी एक्टिविटी है और इंटरनल पोजिशनिंग की वजह से जो चेंजमेंट होता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, मेटामॉर्फिक रॉक्स। ठीक है, इसके बाद अब हम लोग आते हैं, हमारा क्या है, फिजिकल क्लासिफिकेशन। उसको देख के उसके शेप साइज के हिसाब से देखने के बाद हम लोग जो क्लासिफिकेशन करते हैं उसको हम लोग क्या बोलते हैं, फिजिकल क्लासिफिकेशन। तो फिजिकल क्लासिफिकेशन में पहला है स्ट्रेंड रॉक्स। क्या है फर्स्ट, स्ट्रेंड रॉक्स। इसको हिंदी में बोलते हैं परतदार चट्टान, परतदार चट्टान। पर इसका मतलब क्या होता है, स्ट्रेन रॉक्स यानी परतदार चट्टान का क्या मतलब होता है, मतलब ये उस टाइप की रॉक्स होती है जिनमें कि क्या होता है, लेयर्स होती हैं, हर पैरेलल एक के बाद एक के बाद एक पैरेलल क्या होती हैं, इसमें लेयर्स होती है। और इन्हें हम लोग क्या करते हैं, बहुत ईजी तरीके से लेयर वाइज क्या कर सकते हैं, कट कर सकते हैं, लेयर वाइज इनको हम कट कर सकते हैं। मतलब इन पे क्या होता है, लेयर, ये जो रॉक्स होती हैं वो लेयर बाई लेयर होती हैं, पैरेलल लेयर्स के फॉर्म में, और इनको हम लोग क्या होते हैं, लेयर वाइज जो है कट कर सकते हैं। तो इनको हम लोग इस तरह की, ऐसी टाइप की रॉक्स को हम लोग स्ट्रेन रॉक्स बोलते हैं, यानी कि परतदार चट्टान बोलते हैं। दूसरा क्या है, अनस्ट्रेन रॉक्स। अनस्ट्रेन रॉक्स क्या होती है, अनस्ट्रेन रॉक्स इसको हिंदी में हम लोग बोलते हैं बिना परतदार चट्टान। ठीक है, मतलब क्या है, अनस्ट्रेन रॉक्स। ये रॉक्स किस टाइप की होती है, ये रॉक्स ऐसी होती हैं कि इसमें कोई भी लेयर नहीं होती है। ठीक है, इनमें जैसे इसमें पहले लेयर्स थी, इसमें इस टाइप की कोई लेयर्स नहीं होती, इसमें पूरी रॉक एक सिंगल ऑब्जेक्ट की तरह होती है। ठीक है, इसमें जो पूरी रॉक है वो क्या होती है, एक सिंगल ऑब्जेक्ट की तरह है, और इसको हम लोग क्या होता है, लेयर्स में कट नहीं कर सकते। तो ऐसी रॉक्स को हम लोग अनस्ट्रेन रॉक्स बोलते हैं। तीसरा क्या है, तीसरा है फोलिएटेड रॉक्स। फोलिएटेड रॉक्स, फोलिएटेड रॉक्स क्या होती है, इसको हम लोग हिंदी में बोलते हैं सालकित चट्टान। ये क्या होता है, ये एक अलग टाइप का, एक इम्पॉर्टेंट टाइप का रॉक है। इसको हम लोग क्या करते हैं, इसको हम लोग जो है काटने, इसको जो काटने का, इस रॉक्स को कट करने का इसका जो एक अलग मेथड होता है। ठीक है, इसको हम लोग एक स्पेसिफिक डायरेक्शन में ही काट सकते हैं। ठीक है, इसको हम लोग क्या कर सकते हैं, लेयर वाइज नहीं काट सकते, इसको एक हम स्पेसिफिक डायरेक्शन होगी, उसी डायरेक्शन में हम इसको क्या कर सकते हैं, कट कर सकते हैं, उसके अलावा नहीं कट कर सकते। तो ऐसी स्पेशल टाइप की रॉक्स है, उनको हम लोग क्या कहते हैं, फोलिएटेड रॉक्स। ठीक है, और हिंदी में इनको बोलते हैं सल्कित चट्टान। क्या बोलते हैं, सल्कित चट्टान। ठीक, अब थर्ड जो हमारा रॉक्स क्लासिफिकेशन है उसमें आते हैं, और उसमें हम लोग क्या है, केमिकल क्लासिफिकेशन। क्या है, केमिकल क्लासिफिकेशन, मतलब इसके कंपोजिशन के आधार पे, इसके कंपोजिशन के बेसिस पे हम लोग क्या करते हैं, रॉक्स को कितने टाइप्स के हैं उनमें हम लोग डिफाइन करते हैं।
ठीक है। तो सबसे पहला क्या है, सबसे पहला है सिलिकियस रॉक्स। सिलिकियस रॉक्स क्या होता है, ऐसी रॉक्स जिसमें कि जो उसका मेन कंपोनेंट है वो क्या है, सिलिका है। सिलिका मतलब बालू, ठीक है। तो मेन कंपोनेंट जो उसका है वो क्या है, सिलिका है। जैसे कि एग्जांपल आप ले सकते हैं, तो जैसे ग्रेनाइट हो गया, क्वार्ट्ज हो गया, ठीक है, इस तरह के, ठीक है, इस तरह के सिलिकॉन स्टोन हो गया। तो जैसे एग्जांपल इसका ले सकते हैं, तो ग्रेनाइट हो गया, ठीक है, इस तरह से अभी ग्रेनाइट हो गया, क्वार्ट्ज हो गया, ठीक है। तो ये सब इसके क्या हो सकते हैं, एग्जांपल हो सकते हैं। तो ऐसी रॉक्स क्या होती है जिसमें कि सिलिका, यानी कि सिलिका का मतलब बालू, ये इसका मेन कंपोनेंट हो। तो इस तरह के ऐसे कंपोजिशन वाले रॉक्स को हम लोग क्या बोलते हैं, सिलिका रॉक्स, ठीक है, मतलब सिलिशियस रॉक्स। दूसरा सेकंड नंबर पे हमारा होता है वो है आर्जिलेशियस रॉक्स। इसको हिंदी में हम लोग क्या बोलते हैं, तो देखो इसको हम लोग कहते हैं मृतिकामय चट्टान। हिंदी में क्या बोलते हैं, मृतिकामय चट्टान, ठीक है। तो ये इसमें कंपोजिशन क्या होता है, देखिए इसका जो मेन कंपोजिशन होता है वो होता है एल्यूमिना, ठीक है। इसका जो मेन कंपोजिशन होता है वो होता है एल्यूमिना, ठीक है। तो ये हम लिख दे रहा हूँ, इसका जो मेन कंपोजिशन है वो है एल्यूमिना। तो एल्यूमिना इसका क्या है, एक मेन कंपोजिशन है। ऐसी इस टाइप कंपोजिशन वाले रॉक्स को हम लोग कहते हैं आर्जिलिशियस रॉक्स। और पहला टाइप वाला था उसमें सिलिका मेन कंपोनेंट, तो सिलिशियस रॉक्स। तीसरा हमारा जो है वो है उसका नाम क्या है, तीसरा हमारा है कैल्सीरियस रॉक्स। कैल्सीरियस रॉक्स मतलब क्या है, इसमें कैल्शियम का जो मेन कंपोनेंट है वो हमारा क्या है, कैल्शियम है, ठीक है। तो इसको हम लोग हिंदी में चूनेदार चट्टान बोलते हैं, मतलब इसमें बेसिक कैल्शियम यानी कि लाइम है जो सबसे ज़्यादा है, ठीक है। तो ऐसी जो रॉक्स होती हैं इनको हम लोग क्या बोलते हैं, कैल्शियस रॉक्स। इसका जो मेन कंपोनेंट है वो लाइम है। जैसे कि एग्जांपल अगर आप ले लें, तो जैसे कि संगमरमर, ठीक है, आपने संगमरमर को बहुत अच्छे से आप लोग जानते होंगे, जैसे संगमरमर से आपका ताजमहल बना है, ठीक है। तो वो एक आपका स्टोन। दूसरा हमारा स्टोन क्या हो गया, जैसे हम लोग लाइम स्टोन, जिससे हम लोग क्या बोलते हैं, लाइम बनाते हैं, मतलब उस पानी में डालते हैं और फिर हीट रिलीज़ करता है और वो क्या होता है, चूना यानी लाइम हमारा बन जाता है। तो वो जो लाइम स्टोन है वो भी क्या है, कैल्सीरियस रॉक्स, मतलब इसका कंपोनेंट ये है। तो इसका जो मेन कंपोनेंट है वो क्या है, वो कैल्शियम है, ठीक है। तो अब हम लोग नेक्स्ट टाइप का पढ़ेंगे, ठीक है। तो अब हम लोग पढ़ रहे हैं टेस्ट ऑफ स्टोन्स, ठीक है। मतलब जो हमारा स्टोन अभी तक हमने पढ़ा, जो अभी ये पढ़ा कि रॉक्स से जो स्टोन बनता है, अभी स्टोन जो है उसका हम लोग टेस्ट कैसे करते हैं, उसके डिफरेंट प्रॉपर्टीज़ का। तो सबसे पहले जो टेस्ट है वो क्या है, स्पेसिफिक ग्रेविटी टेस्ट। स्पेसिफिक ग्रेविटी टेस्ट क्या होता है, देखिए स्पेसिफिक ग्रेविटी टेस्ट जो होता है, तो सबसे पहले जो कंपाउंड जो हमारा स्टोन है उसको हम लोग क्या करते हैं, छोटे छोटे टुकड़ों स्टोन रहता है उसको हम लोग क्या करते हैं, सुखा देते हैं, ठीक है। और हम स्टोन को सबसे पहले क्या करेंगे, सुखा देंगे। सुखाने के बाद हम उसका क्या करते हैं, वेट मेज़र कर लेते हैं। क्या मेज़र कर लेते हैं, वेट। और फिर उसके बाद क्या होता है कि उसको हम लोग जो पत्थर है उसको हम लोग बांध के एक हमारा जो है जिसमें कि हम लोग वाटर को मेज़र करते हैं, एक हमारा कह सकते हैं कि आप एक पॉट है जिसमें कि हम लोग क्या करते हैं, उसको वॉल्यूम मेज़र करते हैं। तो उसमें हम लोग क्या करते हैं कि उस वाटर है उसमें हम लोग क्या करेंगे, पत्थर को बांध के हमने क्या किया, यहाँ पे मान लो ये कंटेनर है, इसमें वाटर फिल है, यहाँ पे हमने पत्थर को इससे होल्ड किया और ऊपर से क्या किया, टांग दिया। अभी जब पत्थर इसमें डूबेगा तो उसके क्या होगा, इसका जो मेज़रमेंट है यहाँ वाटर लेवल का, ये क्या होगा, चेंज हो जाएगा। तो मान लो इसके अंदर पत्थर पूरा डूबा तो वाटर या पहले यहाँ था अभी यहाँ हो गया, तो ये जो वॉल्यूम है इसका, मैंने इसको क्या करना है, इसको हमको कैलकुलेट करना है। तो ये हमारा जो स्टोन हो गया उसको वॉल्यूम हो गया, तो उसके वेट अपॉन उससे वॉल्यूम से हम डिवाइड कर देंगे तो हमको क्या होगा, स्पेसिफिक ग्रेविटी फाइंड आउट हो जाएगी। तो इस तरह से हम इसका टेस्ट करते हैं। दूसरा क्या है, वाटर एब्जॉर्प्शन टेस्ट, ठीक है। वाटर एब्जॉर्प्शन टेस्ट क्या होता है, इसमें हम लोग क्या करते हैं कि जो हमारा स्टोन है उसको वाटर कितना एब्जॉर्ब कर सकता है उसको हम लोग टेस्ट करते हैं, ठीक है। और तो इस तरह इसमें क्या होता है कि हम लोग जो हमारा स्टोन है उसको हम लोग वाटर में डालते हैं और उसको चेक करते हैं कि हमारा वाटर कितना एब्जॉर्ब कर रहा है। तो एक स्टोन का अच्छी कार्य क्षमता वाला जो कि किसी सामान्य कार्य के लिए यूज़ किया जा रहा है स्टोन, उसकी जो वाटर एब्जॉर्प्शन कैपेसिटी है वो 2 से लेके 5% से अधिक नहीं होनी चाहिए। तो हमारी जो वाटर एब्जॉर्प्शन कैपेसिटी हम चेक करेंगे कि वो 2 से लेके 5% के बीच होनी चाहिए, इससे ज़्यादा नहीं हो सकती, ठीक है। तो एक सामान्य कार्य के लिए अच्छी क्वालिटी का जो हमारा स्टोन होगा उसकी जो वाटर एब्जॉर्प्शन कैपेसिटी
कैपेसिटी होगी वो यहाँ तक होगी, इससे अधिक है तो इसका मतलब उसकी क्वालिटी क्या है, सही नहीं है। तीसरा हमारा क्या है, स्ट्रेंथ टेस्ट। ठीक है, स्ट्रेंथ टेस्ट क्या होता है, हम स्ट्रेंथ ये टेस्ट करते हैं कि हमारा जो पत्थर है, जो स्टोन है, उसकी स्ट्रेंथ कितनी है, मतलब कि उसकी मजबूती कितनी है। तो वो क्या होगा, स्ट्रेंथ का जो टेस्ट होगा हमारा क्या होगा, तो जिस पर हम लोग क्या करते हैं कि जो हमारा स्टोन है उस पर हम लोग क्या करते हैं, लोड अप्लाई करते हैं, और जिस लोड पर वो क्या हमारा जो स्टोन होता है वो हमारा, मान लो यहाँ स्टोन है, इस पर हमने क्या किया, लोड अप्लाई किया। अब जिस लोड पे ये स्टोन क्या हो जाएगा, टूट जाएगा। ठीक है, तो जिस लोड पर हमारा स्टोन टूट गया तो उसको हम उस स्टोन की स्ट्रेंथ कहते हैं। ठीक है, जिस लोड पे ये टूटेगा उसको हम लोग इस स्टोन के लिए उसकी क्या हो जाएगी, ये स्ट्रेंथ हो जाएगी। ठीक है, तो हमें यहाँ इसकी स्ट्रेंथ क्या हो जाएगी, फाइंड आउट हो जाएगी, जो हम लोग यूज़ करें। थर्ड क्या है, थर्ड है हार्डनेस टेस्ट। हार्डनेस टेस्ट क्या होता है, देखिए जो हमारा स्टोन है उसको जो ना घिसने की उसकी क्षमता है, मतलब उसकी जो कैपेसिटी है कि ना घिसने की। ठीक है, उसकी जो सरफेस की हार्डनेस है, मतलब उस वो जो यूज़ हो रहा है तो वो घिस नहीं रहा है, ना घिसने की जो उसकी प्रॉपर्टी है, जो उसकी कैपेसिटी है, उसी को हम लोग क्या कहते हैं, स्ट्रेंथ, सॉरी इसकी उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, हार्डनेस बोलते हैं। ठीक है, तो उससे हम लोग क्या होता है, जितना ज़्यादा उसको पत्थर, जितना आपका स्टोन कम घिसेगा, जितना उस पर स्क्रैचेस नहीं आएंगे, उतना अच्छा वो क्या होगा, उतना हमारा अच्छा उसकी हार्डनेस होगी, उतना ज़्यादा वो क्या होगा, हार्ड होगा। तो उस तरह से हम लोग क्या करते हैं, इसका एक फॉर्मूला होता है जिससे कि हम लोग क्या करते हैं, इसकी वैल्यू निकालते हैं, उसको सी बोलते हैं। तो हम लोग 20 माइनस जो भी हमारा है उसका क्या होता है, वजन जो भी मतलब है, तो उसके जो है जो भी उसके वेट में कमी है ग्राम में, और अपॉन क्या होता है 3, इससे डिवाइड करेंगे तो जो हमारी वैल्यू आएगी वो क्या होनी चाहिए, 14 से कम नहीं होनी चाहिए। अगर 14 से कम होती है तो मतलब ये क्या है, अच्छी क्वालिटी का जो स्टोन है वो नहीं है। तो 14 से कम क्या होनी चाहिए उसकी, ये वैल्यू क्या होती है, 14 से कम नहीं होनी चाहिए। इसकी जो वैल्यू होनी चाहिए वो जनरली 14 से 17 के बीच जो होता है वो हम लोग को, उसको हम लोग क्या कहते हैं, यूजेबल मानते हैं, मतलब मीडियम टाइप का हार्ड होता है। ठीक है, और अगर किसी की वैल्यू क्या होती है, 17 से ज़्यादा है। ठीक है, अगर 17 से ज़्यादा है तो उसको हम लोग क्या होता है, हाई हार्डनेस वाला स्टोन बोलते हैं। तो अगर 74 से कम, 14 से कम नहीं होना चाहिए, अगर है तो वो हमारे यूज़ के काबिल नहीं है, यूज़लेस, हमारे लिए यूज़फुल नहीं है। और अगर उसकी वैल्यू 14 से 17 के बीच होती है तो ये हमारा मीडियम टाइप के हार्डनेस का है, और अगर 17 से ज़्यादा होती है तो हमारा हाई हार्डनेस का ये है। तो अब हमारा आ जा रहा है ब्रिक्स। ठीक है, तो ब्रिक्स क्या होता है, ईंट। देखिए ईंट आप सभी लोग जानते हैं कि ब्रिक्स जो होती है बहुत ही इंपॉर्टेंट कंपोनेंट होती है किसी भी कंस्ट्रक्शन में यूज़ होने के लिए। लगभग 90 से 95% जो जगहों पे हमारा क्या होता है, जो वॉल्स होती हैं उनको क्रिएट करने में ब्रिक्स का यानी ईंट का यूज़ होता है। ठीक है, तो ये क्या होता है, सबसे पहले इसकी क्वालिटी क्या होती है ब्रिक्स की, उसके बारे में हम लोग जान लेते हैं। तो ब्रिक्स क्या होता है, बहुत ही ईजिली अवेलेबल होता है। ठीक है, इसकी क्वालिटी मतलब वेट में भी बहुत हल्का होता है एज़ कम्पेयर टू स्टोन्स की। ठीक है, स्टोन बहुत भारी होते हैं, उनको एक जगह दूसरी जगह ले जाना भी टफ होता है। तो ये क्या होता है, सबसे पहले तो ईजिली अवेलेबल है, बहुत ज़्यादा इसका क्या लाइट इन वेट है। ठीक है, लाइट इन वेट हो गया, ईजिली अवेलेबल हो गया, और क्या है, कॉस्ट में भी क्या है, कम है। ठीक है, कंक्रीट से अगर आप बनाते हो या फिर ऐसे बनाते हो तो उसकी कंपैरिजन में जो हमारा ब्रिक है वो क्या है, कॉस्ट में बहुत ही सस्ता है। तो ये सारी चीज़ें, सारी क्वालिटीज़ हैं ब्रिक्स की, जिसके कारण क्या होता है, हमारा सबसे ज़्यादा 90 से 95% कंस्ट्रक्शन में ब्रिक्स क्या होता है, यूज़ किया जाता है वॉल्स बनाने के लिए और सभी टाइप के कंस्ट्रक्शन के लिए। ठीक है, अब देखिए, अब हम लोग इसमें देखते हैं कि ब्रिक्स में हम लोग क्या क्या पढ़ेंगे। तो ब्रिक्स में पहली बात कंपोजिशन ऑफ ब्रिक्स, किसके जो कंपोजिशन है वो क्या क्या है उनके बारे में। फिर क्या होता है हार्मफुल इंग्रेडिएंट्स इन ब्रिक अर्थ, जो हम लोग ब्रिक बनाते हैं तो उसमें जो हमारा मतलब कि जिससे उसको पकाने से पहले जो हमारा उसके अंदर क्या होता है, जब उसको हम मोल्डिंग करते हैं तो वो उसकी जो क्ले होती है, जो मिट्टी होती है, उसमें कौन कौन से ऐसे हार्मफुल इंग्रेडिएंट्स हो सकते हैं जिसकी वजह से हमारा क्या हो सकता है, हार्म कर सकता है हमारे ब्रिक्स के लिए। फिर क्या है टेस्ट ऑफ ब्रिक्स, ब्रिक्स के कुछ टेस्ट हैं उनके बारे में हम लोग पढ़ेंगे कि क्या होना चाहिए, क्या लेवल की क्वालिटी होनी चाहिए। और उसके बाद फिर मैन्युफैक्चरिंग ऑफ ब्रिक्स, ब्रिक्स की मैन्युफैक्चरिंग हम किस तरीके से करते हैं इसके बारे में। तो आइए सबसे पहले हम लोग क्या होते हैं और चलते हैं। तो सबसे पहले हमारा है कंपोजिशन ऑफ ब्रिक अर्थ, जो हमारा ईंट है बनाने में जो अच्छी क्वालिटी की उसकी मिट्टी है यानी ब्रिक अर्थ है, उसके प्रमुख
कंपोजिशन कौन कौन से इंपॉर्टेंट कंपोजिशन कौन कौन से हैं उसके बारे में हम लोग को देखना है। तो सबसे इम्पॉर्टेंट कंपोजिशन जो इसका आता है वो आता है एल्यूमिना, ठीक है। तो एल्यूमिना एक इम्पॉर्टेंट कंपोजिशन है जो कि इसमें क्या होना चाहिए, यूज़ होता है। तो इसकी जो क्वांटिटी होती है वो लगभग क्या होती है 20 से 30% होनी चाहिए। क्या होनी चाहिए 20 से 30% इसके अंदर होनी चाहिए। दूसरा जो हमारा इंपॉर्टेंट कंपोनेंट है वो है सिलिका। सिलिका मतलब सिलिका को आप सैंड बोल सकते हैं, सिलिका मतलब बालू बेसिकली हिंदी में बोले तो उसका जो कंपोजिशन है वो लगभग 50 से 60% तक हमारा क्या होना चाहिए, इसमें होना चाहिए। एक आइडियल टाइप की जो हमारी क्ले है, जो हमारा सैंड है, जिसको कि हम लोग ब्रिक अर्थ है, जिसको कि हम लोग क्या करते हैं ब्रिक बनाने के लिए यूज़ करें, तो उसमें इतना होना चाहिए। तीसरा क्या है लाइम। लाइम हमारा लगभग 5% होना चाहिए, अधिक से अधिक 5% से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। ये क्या करता है, ये बाइंडर की तरह यूज़ करता है, पिघल के क्या करता है, जो सिलिका के छोटे छोटे मॉलिक्यूल्स हैं उनको आपस में क्या करता है, बाइंड करता है। ज़्यादा नहीं होना चाहिए, ज़्यादा होगा तो फिर प्रॉब्लम आ जाएगी। अभी किस टाइप की प्रॉब्लम आती है अभी हम लोग आगे आपको क्या करते हैं बताएंगे। दूसरा क्या है आयरन ऑक्साइड्स। तो आयरन ऑक्साइड्स भी क्या होने चाहिए लगभग 5 से 6% के बीच, ठीक है। और तीसरा क्या है मैग्नीशिया। तो मैग्नीशिया भी हमारा क्या होना चाहिए 5% के लगभग इसमें क्या होना चाहिए, ठीक है, हमारे इसके अच्छे क्वांटिटी के। तो इसके क्या होता है कि इसकी जो थोड़ी सी मात्रा लगभग 5% से कम 5% तक होना चाहिए, इससे ज़्यादा नहीं होना चाहिए, क्योंकि थोड़ी सी मात्रा इसको ईंट जो हमारी होती है उसको थोड़ा सा पीला रंग देती है, पीला रंग प्रदान करती है। और दूसरा चीज़ क्या करता है कि ये इसको क्या होता है, जिसका कंस्ट्रक्शन जिसको कॉन्ट्रैक्शन है उसको ज़्यादा कॉन्ट्रैक्ट नहीं होने देता, ठीक है। लेकिन अगर इसकी ज़्यादा अमाउंट अगर मैग्नीशिया का मिल जाएगा तो ये फिर क्या करेगा, इसको डिस्ट्रॉय कर देगा, ठीक है। तो ये भी बात हमको क्या करना है, ध्यान देना है। अगला हम लोग पढ़ते हैं क्या, हार्मफुल इंग्रेडिएंट्स इन ब्रिक अर्थ। ब्रिक अर्थ में जो हार्मफुल इंग्रेडिएंट्स हैं उनका मिलना, ठीक है। तो कौन कौन से ऐसे इंग्रेडिएंट हैं जो कि हमारे क्या कर सकते हैं, ब्रिक अर्थ को हार्म पहुंचा सकते हैं, उनको हम लोग को ध्यान देना होगा। तो सबसे पहला क्या है, सबसे पहला हमारा है इसमें ऑर्गेनिक मैटर। ऑर्गेनिक मैटर मतलब कोई भी ऑर्गेनिक चीज़ें, ठीक है, प्राकृतिक चीज़ें जो ऑर्गेनिक जो प्रकृति जो नेचर में है, जो हमारी नेचुरल चीज़ें हैं, वो किस टाइप की, वो हमारी क्ले में किसी भी तरीके से नहीं मिली होनी चाहिए, ठीक है। क्यों, क्योंकि क्या होता है जब अगर कोई ऑर्गेनिक मैटर आ जाता है तो इसकी वजह से जो हमारा आग लगी है, जो उसमें फायर चल रही है, उसकी क्या होता है, उसकी जो स्पीड होती है वो इंक्रीज़ हो जाती है, ठीक है। और उसकी स्पीड अगर इंक्रीज़ हो जाएगी, ज़्यादा हो जाएगा, तो उस मैटर की वजह से इसमें क्या होता है, ये ईंटें ज़्यादा पक जाएंगी। और ऐसी ईंटों को हम लोग क्या बोलते हैं, ज़्यादा पक जाती हैं तो हमारे किसी काम की नहीं होती, इसको हम लोग झावा ईंट बोलते हैं हिंदी में। बेसिक जो लेमन लैंग्वेज है उसमें हम लोग इसको क्या बोलते हैं, झावा ईंटें बोलते हैं। तो ऐसी इसमें क्या होता है, अगर कोई भी ऑर्गेनिक मैटर इसमें हुआ तो वो क्या करेगा, जब इसको हम लोग ईंटों को पकाएंगे तो उस समय हम इसको बर्न करने के लिए जो हमारा हाउस है जिसमें कि हम लोग इसको क्या कर रहे हैं, जिसको हम लोग फर्नेस बोलते हैं, तो अगर उसमें हम लोग इसको रखेंगे तो क्या होता है, ऑर्गेनिक मैटर जो होगा वो भी साथ जलने लगेगा और उसकी वजह से ये क्या होगा, कुछ ज़्यादा पक जाएगा। और इसकी वजह से इस ईंट का जिसको हम लोग झावा बोलते हैं, अधिक पकी ईंट है जो कि हमारे ज़्यादा यूज़ नहीं है। दूसरा क्या है, आयरन पायराइड। आयरन पायराइड क्या होता है, अगर आयरन पायराइड की मात्रा हमारे क्ले में मौजूद है तो इसकी वजह से क्या होता है, हमारा जो ये इसका क्या होगा, इसका डिकम्पोजिशन होगा और इसकी वजह से हमारा जो पूरा ईंट है वो क्या होगा, नष्ट हो जाएगा, यानी ख़त्म हो जाएगा। तो इस तरीके से हमारा जो डिस्ट्रॉय हो जाएगा पूरा वो, ठीक है। और इसकी वजह से तो इसलिए हमारा जो आयरन पायराइड का है, इसके कंटेंट हमारे जो क्ले है या हमारी जो ब्रिक अर्थ है, जिसको कि यूज से हम लोग ब्रिक बना रहे हैं, मोल्ड कर रहे हैं, तो वो उसमें क्या होना चाहिए, आयरन पायराइड नहीं होना चाहिए। अगला क्या है, एल्कलाइंस। एल्कलाइंस क्या होता है, देखो एल्कलाइंस में जैसे कि एल्कलाइन सोडा हो गया, पोटाश हो गया, ठीक है, इसके इस टाइप से क्या होता है उसके अंदर मौजूद हो सकता है। अगर ये इसके अंदर मौजूद हुआ तो ये क्या करेगा, एल्कलाइंस इसमें फ्लक्स की तरह काम करेगा। क्या करेगा, फ्लक्स। जैसे आप लोग अगर वेल्डिंग पढ़ेंगे अगर तो पता चलेगा फ्लक्स क्या होता है, वो जो उसकी मेल्टिंग
प्रॉपर्टी होती है उसको मेल्टिंग टेम्परेचर उसको रिड्यूस कर देता है, उसको नीचे कर देता है, ठीक है, जिससे कि उसकी मेल्टिंग कैपेसिटी जल्दी मेल्ट हो जाए। तो इसकी वजह से क्या होगा, अगर मान लो ये ईंट का जो हमारा ब्रिक है उसको मेल्टिंग कैपेसिटी को रिड्यूस कर देगा, तो इसकी वजह से वो जल्दी मेल्ट हो जाएगा, और अगर जल्दी मेल्ट हो जाएगा तो हमारा जो ईंट का शेप है वो क्या हो जाएगा, ख़राब हो जाएगा, अलग शेप का हो जाएगा, तो वो क्या होगा, टेढ़ा मेढ़ा बन जाएगा, ठीक है। तो इस तरह के शेप का बन जाएगा, जिसकी वजह से हमको इसको नहीं यूज़ करना है। अगला लास्ट है, ये इंग्रेडिएंट इसलिए हमारे में नहीं होना चाहिए। अगला क्या है, मैग्नीशिया। मैग्नीशिया को मैंने अभी आपको बताया कि इसको ज़्यादा अमाउंट में हमारे इसमें नहीं होना चाहिए। क्यों नहीं होना चाहिए, क्योंकि क्या होगा, अगर ज़्यादा अमाउंट में होगा, एक थोड़े अमाउंट में होना चाहिए, जिसको ये हमको थोड़ा सा पीला रंग देता है और प्लस कंस्ट्रक्शन में कॉन्ट्रैक्शन जो होता है उसको रोकता है, लेकिन अगर ज़्यादा मात्रा में होगा तो वो क्या करेगा, डिस्ट्रॉय कर देगा, ठीक है। उसके बाद क्या है, ब्रिक्स के टेस्ट, कुछ इसके इंपॉर्टेंट टेस्ट हैं जो कि ब्रिक्स में क्या है किए जा रहे हैं, तो उसमें हम लोग देखते हैं। सबसे पहला क्या है, वाटर एब्जॉर्प्शन टेस्ट। क्या है, सबसे फर्स्ट है वाटर एब्जॉर्प्शन टेस्ट। ये टेस्ट क्या होता है, इसमें क्या होता है, इसमें बेसिकली हम लोग क्या करते हैं, हमारी जो ब्रिक है उसको हम लोग वाटर में क्या कर सकते हैं, डाल देते हैं, और उसको हम लोग क्या करते हैं, उसमें चेक करते हैं। तो लगभग इस 24 आवर्स में हम लोग ये देख रहे हैं कि जो हमारी ब्रिक है वो 15% से अधिक वाटर को एब्जॉर्ब नहीं करना चाहिए, मतलब 15% से ज़्यादा वाटर को एब्जॉर्ब नहीं करना चाहिए, ठीक है। अगर इस 15% ज़्यादा वाटर एब्जॉर्ब करता है तो वो ब्रिक जो है अच्छी क्वालिटी का नहीं है, वो जल्दी टूट जाए, उसकी जो कैपेसिटी है, जो स्ट्रेंथ है वो डाउन हो जाएगी, और जिसकी वजह से वो क्या होगा, जल्दी क्या होगा, ब्रिक टूट जाएगा, ठीक है। तो इसलिए इसकी वाटर एब्जॉर्प्शन कैपेसिटी 15% से लगभग कम होनी चाहिए। तीसरा क्या है, सेकेंड क्या है इसका, स्ट्रेंथ टेस्ट, ठीक है। तो इसका स्ट्रेंथ टेस्ट करते हैं। तो स्ट्रेंथ टेस्ट क्या है, तो स्ट्रेंथ पे हम लोग क्या करते हैं, इसका चेक करते हैं कि जिस स्ट्रेंथ पे ये ब्रेक होगा वो उसका, इस पर हम लोड अप्लाई करेंगे, और जिस लोड पे ये क्या होगा, ब्रेक हो जाएगा, तो वो इस ब्रिक के लिए वो लोड उसकी क्या हो जाएगी, स्ट्रेंथ हो जाएगी, ठीक है। तो इसका जो लोड होना चाहिए, स्ट्रेंथ लोड, वो लगभग 70 से 140 kg पर सेंटीमीटर स्क्वायर तक, 70 से 140 kg पर सेंटीमीटर स्क्वायर के बीच होना चाहिए, इससे कम नहीं होना चाहिए, ठीक है। और इससे जो है अधिक अगर होगा तो ज़्यादा स्ट्रांग हो, लेकिन उसके लिए फिर ज़्यादा मटेरियल को होना कोई मतलब नहीं। तो लगभग जो हमको यूज होता है सामान्य तरीके से, वो लगभग 70 से 140 kg पर सेंटीमीटर स्क्वायर के बीच इसका स्ट्रेंथ होना चाहिए, ठीक है। इसके बाद हम लोग आते हैं लास्ट, शेप एंड साइज टेस्ट, ठीक है। अब हम लोग इसका कहते हैं शेप एंड साइज टेस्ट करते हैं, ठीक है। तो शेप एंड साइज टेस्ट में क्या देखेंगे, शेप एंड साइज में हम लोग ये देखते हैं कि जो हमारा ब्रिक है वो लगभग सभी एक समान एक शेप का होना चाहिए, ठीक है। शार्प कॉर्नर्स होने चाहिए, ठीक है, और सॉलिड होना चाहिए, कहीं क्रैक्स नहीं होने चाहिए। तो शार्प कॉर्नर्स होने चाहिए, सीधा होना चाहिए, कहीं पे क्रैक्स नहीं होने चाहिए, ठीक है। ये सब हम उसके शेप के टेस्ट में क्या करते हैं, चेक करते हैं, ठीक है। अब आते हैं मतलब ब्रिक के जो है लास्ट पॉइंट पे, वो क्या है, मैन्युफैक्चरिंग ऑफ ब्रिक्स। तो ब्रिक्स की मैन्युफैक्चरिंग के लिए क्या क्या चीज़ें हम लोग करते हैं, क्या क्या प्रिपरेशंस करते हैं, और क्या क्या चीज़ें हम इसमें इसके लिए कर रहे हैं, क्या क्या इसके प्रिपरेशन कर रहे हैं, उसके बारे में हम लोग देखते हैं। तो सबसे पहले हमारा क्या है, प्रिपरेशन ऑफ ब्रिक्स क्ले की प्रिपरेशन करना। तो प्रिपरेशन ऑफ ब्रिक्स क्ले में मतलब क्या है, देखिए, ब्रिक्स क्ले की प्रिपरेशन करना मतलब क्या है कि ये हमारा यहाँ पे, तो ये हमारा क्या है, प्रिपरेशन ऑफ ब्रिक्स क्ले, मतलब हम लोग को जो ब्रिक बनाने के लिए जो क्ले है, जो अर्थ है, जो मिट्टी है, उसको हम लोग क्या करना, सबसे पहले प्रिपेयर करना। तो उसके लिए क्या है, उसके लिए कई सारे प्रोसेस हैं जिसको कि हम लोग करना पड़ेगा। सबसे पहले क्या करेंगे, हम क्लीनिंग, जो अर्थ जहाँ पे है, ज़मीन है, उसको हम लोग क्या करेंगे, क्लीनिंग करेंगे। फिर क्या करेंगे, हम उसको मिट्टी, जो हमारा अर्थ से हम लोग क्या करेंगे, मिट्टी उसको हम लोग डिग करेंगे, क्या करेंगे, कहीं से उसको हम लोग मिट्टी डिग करके निकालेंगे, ठीक है। डिगिंग करने के बाद फिर हम लोग क्या करेंगे, डिग मतलब खोदना, फिर उसको हम लोग क्या करेंगे, फाइन पाउडर्स के फॉर्म में क्या करेंगे, सफाई करेंगे, ठीक है, पाउडर फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे, उसकी सफाई करेंगे। फिर उसमें क्या करेंगे, हम लोग वाटर को क्या करेंगे, वाटर मिक्स करेंगे। वाटर मिक्सिंग करने के बाद फिर हम लोग क्या करेंगे, उसको ब्लेंडिंग करेंगे, ठीक है, और ब्लेंडिंग करके फिर उसको क्या करेंगे, मिक्स करके ब्लेंडिंग करेंगे, टेम्परिंग करेंगे, ठीक है। इस तरह से हमारा जो हमारा क्ले है, मतलब जो हमारा बेसिक
रॉ बेसिक मटेरियल है, स्टार्टिंग मटेरियल है किसी भी ब्रिक को बनाने के लिए, वो तैयार करते हैं। तो उसमें 3-4 स्टेप हैं, जैसे उसकी सफाई करना, फिर उसको डिग करना, फिर उसको छोटे छोटे पाउडर फॉर्म में कन्वर्ट करना, उसमें वाटरिंग करना, ब्लेंडिंग करना, टेम्परिंग करना। दीज आर द सर्टेन पॉइंट्स विच इज़ यूज इन द प्रिपरेशन ऑफ ब्रिक्स के लिए, ठीक है। एंड नेक्स्ट पॉइंट इज द मोल्डिंग ऑफ ब्रिक्स, ठीक है। मोल्डिंग ऑफ ब्रिक्स क्या होता है? तो मोल्डिंग ऑफ ब्रिक्स इज द process where we used clay to mold a brick, ठीक है। मतलब बेसिकली कहने का मतलब क्या है कि हम लोग क्या करते हैं, क्ले को यूज़ कर रहे हैं किसके लिए? ब्रिक को मोल्ड करने के लिए, ठीक है। उसमें हम लोग उसको शेप साइज, तो हमारा क्या होता है, एक बॉक्स होता है, एक हमारा मोल्डिंग बॉक्स होगा, या हम लोग बोल सकते हैं कि हमारा कैविटी होती है जिसके अंदर हम लोग क्या करते हैं, क्ले को रखेंगे, उसके शेप में हम लोग बना देंगे, तो उसको हम लोग मोल्डिंग कहते हैं। आप डिटेल में पढ़ेंगे मोल्डिंग क्या होती है, ठीक है। इसके बाद फिर हमारा क्या होता है, ड्राइंग ऑफ ब्रिक्स। अब हमको उसको मोल्ड कर दिया, उसको एक शेप बना दिया, अभी उसको हम रख देंगे और उसको क्या करेंगे, सूखने के लिए छोड़ देंगे, यानी ड्राई करेंगे, ठीक है। और जब ड्राई हो जाएगा हमारा ब्रिक, अच्छे तरह सूख जाएगा, उसका वाटर कंटेंट उड़ जाएगा, जिसकी वजह से एक शेप में वो हार्डन फॉर्म में हो जाएगा। अब हम उसको क्या करेंगे, बर्निंग ऑफ ब्रिक्स। अब हम जो हमारा ओवन है, जिसको हम लोग भट्ठा बोलते हैं, तो उस ओवन में हम उसको क्या करेंगे, डाल देंगे और बर्निंग करेंगे, जिससे कि क्या होगा, उसको स्ट्रेंथ मिलेगी और वो हाईली स्ट्रेंथेबल हो जाएगा, हमारे यूज़ करने लायक हो जाएगा। तो इसको, तो ये सारे जो टोटल ये क्या है, प्रोसीजर है, क्या है, मैन्युफैक्चरिंग ऑफ ब्रिक। एक ब्रिक को बनाने के लिए ये 4 स्टेप है, इसमें प्रिपरेशन ऑफ ब्रिक्स क्ले हो गया, फिर मोल्डिंग ऑफ ब्रिक्स हो गया, फिर ड्राइंग ऑफ ब्रिक्स हो गया, और फिर लास्ट में हो गया बर्निंग ऑफ ब्रिक्स, ठीक है। तो ये 3-4 प्रोसीजर जो कि हम लोग करते हैं, इसमें यूज़ करते हैं। तो अब हमारा जो टॉपिक है वो है क्या, लाइम। तो अब हम लोग पढ़ते हैं लाइम। लाइम मतलब क्या होता है, लाइम मतलब चूना, ठीक है। तो लाइम क्या होता है, लाइम बहुत इंपॉर्टेंट कंपोनेंट है। इसको पहले हम लोग यूज़ करते थे किसी भी चीज़ बाइंडर मटेरियल के लिए, ठीक है। किसी दो ब्रिक को जोड़ने के लिए, बाइंडर मटेरियल के लिए, पहले स्टोन्स को जोड़ने के लिए बाइंडर मटेरियल के लिए बेसिकली यूज़ होता था। अभी इसकी जगह रिप्लेस करके हम लोग क्या, सीमेंट यूज़ कर रहे हैं, ज़्यादातर सीमेंट यूज़ हो रहा है इसको रिप्लेस करके। लेकिन अभी भी बहुत सारे इसके यूजेस हैं, ठीक है, क्योंकि इसकी प्रॉपर्टीज़ क्वालिटी भी बहुत सारी है, ये बहुत ही सस्ता मिल जाता है, ईजिली अवेलेबल है, इस कारण से बहुत जगहों पे ये लाइम हमारा यूज़ होता है, ठीक है। अभी क्या है, टाइप्स ऑफ लाइम अभी बताएंगे यूज़ कहाँ पे होता है। तो टाइप्स ऑफ लाइम मतलब कितने टाइप का लाइम होता है। तो लाइम देखिए, बेसिकली जो इंपॉर्टेंट टाइप हो, 3 टाइप होता है, फैट लाइम, हाइड्रोलिक लाइम और पुअर लाइम। फैट लाइम क्या होता है, फैट लाइम इसको हम लोग जो है क्या होते हैं, शुद्ध चूना बोलते हैं, मतलब कि ये प्योर फॉर्म में होता है। इसमें लगभग 95% हमारा क्या होता है, कैल्शियम ऑक्साइड होता है, ठीक है। तो इसमें जो कैल्शियम ऑक्साइड की मात्रा है हमारा लगभग क्या होती है, 95% होती है, ठीक है। इसे हम लोग सफ़ेद चूना भी कहते हैं, ठीक है। ये धीरे धीरे कठोर होता है, धीरे धीरे सॉलिड होता है, धीरे धीरे इसकी कैप जो हार्डनेस होती है वो इंक्रीज होती है, और पानी के साथ मिलाने पे ये तेज़ी से क्या होता है, बहुत जल्दी क्या होता है, बुझता है। मतलब कि इसको जैसे वाटर में डालेंगे तो ये जल्दी से हीट क्या करेगा, रिप्लेस करेगा, और ये जल्दी से बुझा चूना जिसको बोलते हैं उस टाइम में कन्वर्ट होगा। तो इसका जो लगभग जो कैल्शियम की इसकी मात्रा होती है, कैल्शियम ऑक्साइड की, वो लगभग क्या होता है, लगभग 95% होती है। इसको हम लोग सफ़ेद चूना भी बोलते हैं, जिसको फैट लाइम या शुद्ध चूना। दूसरा क्या होता है, हाइड्रोलिक लाइम। हाइड्रोलिक लाइम यानी कि जिसको हम लोग हिंदी में जलीय चूना बोलते हैं। ये क्या होता है, पानी के अंदर क्या होता है, पानी के अंदर एयर की अनुपस्थित, एयर की जहाँ पे एयर प्रेजेंट नहीं होती पानी के अंदर, तो वहाँ पे भी अंदर क्या होता है, ये उसकी एयर की जहाँ प्रेजेंस नहीं होती है वहाँ पे ये क्या होता है, जम सकता है, ठीक है। एयर की अनप्रेजेंस में भी क्या होता है, जम जाता है। इसका जो कलर होता है वो पूरी तरह वाइट नहीं होता है, ठीक है। तो इसका जो कलर है वो पूरी तरीके से वाइट नहीं होता है। और तीसरी जो इसकी क्वालिटी है, ठीक है, वो ये है कि ये पानी के साथ घुलता नहीं है, ठीक है। पानी के साथ ये घुलता नहीं है, पानी के साथ ये पेस्ट बना लेता है, ठीक है। पानी के साथ ये घुलेगा नहीं, पानी के साथ पेस्ट बना लेगा, पानी के अंदर ये जम सकता है। एयर की अनुपस्थिति में अगर ये नहीं है तो हमारे साथ जम जाएगा। और इसका जो रंग होता है वो सफ़ेद नहीं होता है, पूरी तरीके से सफ़ेद नहीं होता है, ठीक है। अब लास्ट हम लोग क्या है, पुअर लाइम। पुअर लाइम क्या होता है, पुअर लाइम को हम लोग हिंदी में अशुद्ध चूना या उदासीन चूना भी बोलते हैं। इस जो ये लाइम होता है, इसमें जो बाइंडिंग का क्वालिटी होती है, जो लाइम के अंदर बाइंडिंग क्वालिटी होती है, दो चीज़ को जोड़ने की क्वालिटी होती है, वो इसके अंदर कम होती है। मतलब इसकी जो बाइंडिंग क्वालिटी होती है, बाइंडिंग क्वालिटी ये क्या होती है, बाकी सबके कंपैरिजन में क्या होती है, बहुत
कम लेती होती है, ठीक है। इसमें जो 30% से ज़्यादा जो इसका कंपोनेंट होता है, लगभग 3% से ज़्यादा, ये किसका होता है, क्ले का होता है। मतलब क्ले मतलब मिट्टी का होता है। 30% से ज़्यादा इसमें क्या होता है, क्ले होता है, ठीक है। और इसका जो रंग होता है वो क्या होता है, क्ले टाइप, यानी मटियाला रंग होता है। क्ले टाइप का इसका क्या होता है, रंग होता है, सफ़ेद नहीं होता है। और ये क्या होता है, ये बुझने में बहुत ज़्यादा टाइम लेता है। इन कंपेयर टू इन दोनों की ये टाइम क्या होता है, ज़्यादा लेता है। तो इसकी क्वालिटीज़ आप समझिए क्या हो सकता है। पहली बात, इसकी बाइंडिंग क्वालिटी बहुत वीक होती है। इसमें जो क्ले की लगभग 30% क्वालिटी क्ले की होती है। इसका कलर भी वाइट नहीं होता है, उस टाइप का होता है। और ये यहाँ पे यूज़ होता है, मतलब कि ये मतलब इसका रंग मटेरियल होता है और ये बुझने में ज़्यादा समय लेता है, ठीक है। तीसरा हमारा लास्ट, ये हमारा जो इसका टाइप है, ये क्या है, यूज़ ऑफ लाइम। लाइम का यूज़ हम लोग कहाँ पे करते हैं, तो देखो लाइम का यूज़ बहुत सारा है। हमारा दीवार को जो सफ़ेदी करने के लिए यूज़ होता है, वाइट करने के लिए हम लोग पेंट टाइप जैसे पेंट यूज़ करते हैं, तो इस तरह हम लोग दीवार की सफ़ेदी करने के लिए भी इसको क्या कर सकते हैं, यूज़ करते हैं। फिर क्या होता है, इसको हम लोग जो है सिलिका के साथ मिला करके क्या करते हैं, इसका यूज़ हम लोग प्लास्टर करने में भी करते हैं। तो हमारे जो दीवारों पे क्या होता है, प्लास्टर करने में भी इसका यूज़ किया जाता है कि सस्ता है, तो सिलिका के साथ, बालू के साथ मिला के हम इसको प्लास्टर करने में भी इसका उपयोग कर सकते हैं या फिर करते हैं, ठीक है। इसके बाद इसका उपयोग हम लोग क्या करते हैं, सीमेंट बनाने में भी इसका उपयोग किया जाता है, ठीक है। और ये डिस्टेम्पर बनाने में भी इसका उपयोग करते हैं। तो सीमेंट बनाने में भी इसका यूज होता है, डिस्टेम्पर बनाने में भी इसका यूज हम लोग करते हैं। तो क्या हो, डिस्टेम्पर बनाने में और सीमेंट बनाने में भी इसका उपयोग हम लोग क्या करते हैं, ठीक है। तो हम लोग जो बात करें टॉपिक पे, वो क्या है, सीमेंट। सीमेंट क्या होता है, देखिए सीमेंट एक बाइंडर मटेरियल की तरह यूज़ किया जाता है। हम लोग जो वॉल्स बनाते हैं, वॉल्स क्रिएट करते हैं, तो उसमें 2 ब्रिक्स के ज्वाइन करने के लिए एज अ बाइंडर मटेरियल यूज़ किया जाता है सीमेंट। जो ज़्यादातर लगभग 95% यूज़ हमारा सीमेंट हो रहा है। पहले के टाइम हम लोग लाइम का यूज़ करते थे, तो स्टोन को जोड़ने के लिए। अब अभी हम लोग जो ब्रिक्स को जोड़ने के लिए हम लोग क्या करते हैं, सीमेंट का यूज़ करते हैं। लगभग 90-95% हमारा जो ये सीमेंट हर जगह पे यूज़ हो रहा है, ठीक है। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट इंग्रेडिएंट है, कंस्ट्रक्शन मटेरियल है, जो कि बहुत ही बॉस्ट लेवल पे, बड़े लेवल पे ये यूज़ होता है। अगला इसमें जो हमारा मेन सबसे पहला पॉइंट है, हम लोग पढ़ेंगे इसका क्लासिफिकेशन ऑफ सीमेंट। सीमेंट का क्लासिफिकेशन क्या है, वैसे तो बहुत सारे टाइप के हैं, लेकिन यहाँ पे हम लोग कुछ स्पेसिफिक टाइप पढ़ रहे हैं। तो सबसे पहला है ऑर्डिनरी और पोर्टलैंड सीमेंट, ठीक है। ऑर्डिनरी पोर्टलैंड सीमेंट मतलब सामान्य पोर्टलैंड सीमेंट। तो सामान्य पोर्टलैंड सीमेंट क्या होता है, देखिए ये क्या होता है, इसका हम लोग समझो, ये ऑर्डिनरी पोर्टलैंड सीमेंट होता है, इसका बहुत सारा यूज़ होता है। जैसे कि दीवार को बनाने, वॉल को जो क्रिएट करने में, जिसको हम लोग हिंदी में चिनाई बोलते हैं, तो वॉल को क्रिएट करने में, प्लास्टर करने में, टीप करने में, फर्श बनाने में, ठीक है, इन सब जगह पे हमारा जो सीमेंट यूज़ होता है वो क्या होता है, ऑर्डिनरी पोर्टलैंड सीमेंट होता है। इसका उपयोग सबसे ज़्यादा किया जाता है, ठीक है। इसका जो सबसे पहला प्रारंभिक जो स्टार्टिंग सॉलिडिफाइंग पीरियड होता है वो 30 मिनट का होता है, और जो लास्ट सॉलिडिफाइंग पीरियड होता है वो जो है हमारा 10 आवर्स का होता है लगभग। तो ये 30 मिनट से 10 आवर्स, इसका स्टार्टिंग सॉलिडिफाइंग पीरियड 30 मिनट और लास्ट सॉलिडिफाइंग पीरियड इसका क्या होता है, 10 आवर्स का लगभग होता है, ठीक है। ये हमारा ऑर्डिनरी पोर्टलैंड सीमेंट है। लगभग बेसिक, जैसे अब दीवार बनाने में जो हमारा, जिसको हम लोग चिनाई बोलते हैं, ठीक है, फर्श बनाने में, टीप करने में, ठीक है, इन सब चीज़ों में, जितने भी इन सब चीज़ों में यूज़ हो रहा है वो हमारा ऑर्डिनरी पोर्टलैंड सीमेंट है। दूसरा क्या है, रैपिड हार्डनिंग सीमेंट, ठीक है। रैपिड हार्डनिंग सीमेंट को हिंदी में बोलते हैं शीघ्र कठोर होने वाला सीमेंट। मतलब जल्दी से कठोर हो जाना, जल्दी से सॉलिड हो जाना, जल्दी से हार्ड हो जाना, ऐसे सीमेंट को हम लोग क्या करते हैं, रैपिड हार्डनिंग सीमेंट। इसमें क्या होता है, इसमें जो होता है ट्राई कैल्शियम सल्फेट की जो क्वान्टिटी होती है वो सबसे ज़्यादा होती है। किसकी ज़्यादा होती है, ट्राई कैल्शियम सल्फेट की, ठीक है। ट्राई कैल्शियम सल्फेट की इसमें क्वालिटी क्या होती है, सबसे ज़्यादा होती है। तो इसलिए जमते समय क्या होता है, हैवी अमाउंट में, ज़्यादा अमाउंट में हीट को क्या करता है, प्रोड्यूस करता है, और ये क्या होता है, जल्दी से क्या होता है, सॉलिडिफाई हो जाता है। इसका यूज़ हम लोग क्या करते हैं, रोड्स बनाने में, ब्रिजेस बनाने में, ऐसी जगहों पे हम लोग इसका यूज़ करते हैं। मतलब कहाँ पे यूज़ करते हैं, रोड्स, जैसे रोड कंस्ट्रक्ट करनी हो गई, ब्रिजेस कंस्ट्रक्ट करने हो गए, तो इन सब जगहों पे हम लोग क्या करते हैं, इसका उपयोग करते हैं, जिसको हम लोग कहते हैं रैपिड हार्डनिंग सीमेंट, ठीक है। मतलब कि जल्दी से जो है इसका हार्ड हो जाना, ठीक है। उसके बाद होता है क्विक सेटिंग सीमेंट। क्विक सेटिंग सीमेंट क्या होता है
कि जल्दी से जमने वाला, ठीक है, जो कि जल्दी से क्या हो, आसान सी तेज़ी से स्पीड से क्या हो, जम जाए, ठीक है। तो इस तरह से हम लोग सीमेंट को क्या बोलते हैं, क्विक सेटिंग सीमेंट। ये क्या होता है, तो देखिए क्विक सेटिंग सीमेंट जो होता है ये इसका जो सॉलिडिफाइंग पीरियड है वो लगभग मिनिमम जो स्टार्टिंग सॉलिडिफाइंग पीरियड है वो 5 मिनट और लास्ट सॉलिडिफाइंग पीरियड क्या है 30 मिनट। तो स्टार्टिंग सॉलिडिफाइंग पीरियड क्या है 5 मिनट और लास्ट क्या है 30 मिनट। जबकि आपने ऑर्डिनरी पोर्टलैंड में देखा था कि स्टार्टिंग तो है 30 मिनट था और लास्ट क्या था 10 आवर्स था, ठीक है। लेकिन यहाँ पे स्टार्टिंग 5 मिनट्स और लास्ट क्या है 30 मिनट्स, ठीक है। ये हमारा क्या होता है क्विक सेटिंग सीमेंट। और इसका यूज़ कहाँ पे करते हैं, तो इसका यूज़ हम लोग जहाँ पे पानी के अंदर हम लोग कंक्रीट डालना होता है ऐसी जगहों पे यूज़ करते हैं, जहाँ वाटर के अंदर कंक्रीट डालना पड़े ऐसी जगहों पे हम लोग इसका यूज़ करते हैं, ठीक है। आप देखेंगे ब्रिजेज कंस्ट्रक्ट करने में रिवर में नीचे जहाँ पे डालना होता है वहाँ पे हम लोग इस टाइप का सीमेंट का यूज़ करते हैं। इसके बाद क्या होता है वाइट सीमेंट, ठीक है। इसमें क्या होता है, ये वाइट सीमेंट जो होती है इसमें जो फेरस ऑक्साइड रहित होता है, मतलब फेरस ऑक्साइड इसमें रहित होता है। इसका यूज़ हम लोग क्या करते हैं प्लास्टर के लिए करते हैं, और इसका यूज़ हम लोग क्या करते हैं जो मूर्तियाँ बनाने के लिए बेसिकली करते हैं, और भी जो सजावट के सामान हैं वो डेकोरेशन के आइटम्स हैं उनको बनाने में आप लोग देखते हैं वाइट सीमेंट का यूज़ होता है, ठीक है। प्लास्टर करने के लिए वाइट सीमेंट हम लोग कहीं कहीं जगहों पे क्या कर सकते हैं यूज़ करते हैं, ठीक है। वाइट कलर का होगा तो इसलिए यहाँ पे, और कई जगहों पे इसको डेकोरेटिंग मटेरियल के लिए जो यूज़ करते हैं मूर्तियाँ बनाने के लिए, छोटी जो मूर्तियाँ होती हैं कलर उनको बनाने के लिए यूज़ किया जाता है। लास्ट क्या है कलर्ड सीमेंट। कलर्ड सीमेंट कहने का मतलब रंगीन सीमेंट जिसमें कलर हो, ठीक है। तो इसको बनाने के लिए हम लोग क्या करते हैं, जो हमारा सिंपल टाइप का हमारा क्या है जो सिंपल सीमेंट है इसमें हम लोग क्या करते हैं कलर मिला देते हैं। तो जो हमारा सिंपल सीमेंट है इसमें हम लोग ने क्या किया कलर मिला दिया, तो ये हमारा क्या हो गया कलर्ड सीमेंट हो गया, ठीक है। इसमें क्रोमियम ऑक्साइड डिफरेंट कलर के लिए हम लोग क्या करते हैं डिफरेंट अमाउंट डिफरेंट जो हम लोग कलर के लिए डिफरेंट सब्सटेंस मिलाते हैं, अलग अलग चीज़ें मिलाते हैं। जैसे कि हमारा क्रोमियम ऑक्साइड हो गया, वो हम लोग क्या हरा रंग के लिए मिला रहे हैं, मतलब ग्रीन रंग कलर के लिए क्या बना रहे हैं क्रोमियम ऑक्साइड हम लोग किसके लिए बना रहे हैं ग्रीन कलर के लिए, ठीक है। इसके बाद फिर ऐसे और है कोबाल्ट मिला रहे हैं किसके ब्लू कलर के लिए, आयरन ऑक्साइड मिला रहे हैं किसके लिए भूरे रंग के लिए। तो इस तरह से हम अलग अलग कलर के लिए अलग टाइप का मिलाते हैं। इसका यूज़ हम लोग कहाँ कर सकते हैं, तो फर्श बनाने में, प्लास्टर करने में, और भी डेकोरेटिंग आइटम में, मतलब फर्श बनाना है अलग अलग कलर में थोड़ा सा, तो उसको वहाँ पर यूज़ कर सकते हैं। डेकोरेशन आइटम में यूज़ कर सकते हैं, अलग अलग जगहों पर हम लोग क्या करते हैं इसका यूज़ करते हैं। इसके बाद फिर हमारा क्या है कंपोजिशन ऑफ सीमेंट। सीमेंट का मतलब कंपोजिशन, ठीक है, कि क्या कंपोजिशन है, क्या क्या कंपोनेंट है, प्रॉपर कंपोनेंट है जो कि सीमेंट में हमारा क्या होते हैं यूज़ किए जाते हैं। तो देखिए सबसे पहले CaO यानी कि लाइम, जिसको हम लोग चुना बोलते हैं, तो CaO लाइम ये लगभग कितना होता है 62 से 67% के आसपास क्या होना चाहिए सीमेंट में मौजूद होना चाहिए, 62 से 67% के आसपास। इसके बाद हमारा सेकेंड नंबर पे आता है क्या SiO2 मतलब क्या सिलिका क्या 17 से 25% के बीच हमारा क्या होना चाहिए इसमें होना चाहिए। थर्ड पे है क्या एलुमिना L2O3 एलुमिना जिसको बोलते हैं 3 से 8% के बीच हमारा इसमें क्या होना चाहिए। फोर्थ हमारा क्या है CaSO4 ये क्या 3 से 4% के बीच लगभग होना चाहिए। फिर हमारा CaSO4 क्या है मतलब कैल्शियम सल्फेट, ठीक है। इसके बाद हमारा क्या है इसके बाद हमारा CaSO4 अब है MgO, ठीक है, यानी मैग्नीशियम ऑक्साइड, इसको हम लोग MgO से लिख रहे हैं मतलब मैग्नीशियम ऑक्साइड। ये कितना हो चाहिए 0.1 से 3%। और भी कई सारे कंपोनेंट्स हम लोग मेजर कंपोनेंट की बात कर रहे हैं, ठीक है। इसके बाद फिर हमारा क्या है इसके बाद हमारा एल्कलाइन को हिंदी में क्या बोलते हैं क्षार, जैसे कि K2O Na2O, ठीक है, ये लगभग 0.2% से लेकर 1% के बीच होना चाहिए, ठीक है। इसके बाद हम लोग जो आते हैं ये होता है प्रॉपर्टीज़ ऑफ सीमेंट, मतलब जो सीमेंट है इसकी क्या क्या प्रॉपर्टीज़ हैं, मतलब इसकी प्रॉपर्टी क्या क्या है, इसकी हिंदी में समझें तो इसकी विशेषताएं क्या क्या हैं, ठीक है। तो इसकी क्वालिटीज़ क्या क्या हैं, तो जो प्रॉपर्टीज़ होती हैं तो अलग अलग टाइप के, जैसे केमिकल प्रॉपर्टीज़, फिजिकल प्रॉपर्टीज़। तो केमिकल प्रॉपर्टीज़ हम लोग देखते हैं क्या इसके अंदर क्या होता है सीमेंट के अंदर जो ट्राई कैल्शियम एल्यूमिनेट होता है वो क्या होता है जब उसमें पानी मिलाते हैं तो ट्राई कैल्शियम पानी से क्या होता है रिएक्शन करता है, जिसकी वजह से सीमेंट क्या होता है जमना शुरू कर देता है। तो इसमें जो कंपोनेंट क्या है ट्राई कैल्शियम
एल्यूमिनेट, ठीक है। ट्राई कैल्शियम इसके साथ क्या करेगा, रिएक्शन करेगा, और जिसकी वजह से वो जिसमें जमना शुरू कर देता है। इसकी वजह से जब रिएक्शन होगी, केमिकल रिएक्शन होगी, तो आपको पता है क्या होगा, हीट क्या होगा, हीट रिमूव होगा, बहुत सारा अमाउंट में हमारा क्या होता है, हीट निकलता है, ठीक है। और हमारा ट्राई कैल्शियम सिलिकेट और डाई कैल्शियम सिलिकेट पानी से वो भी क्या करते हैं, इसके बाद फिर ट्राई कैल्शियम सिलिकेट और डाई कैल्शियम सिलिकेट पानी से क्या करते हैं, केमिकल रिएक्शन करते हैं, ठीक है। इसके बाद फिर क्या हो गया, आगे हमारा फिजिकल प्रॉपर्टीज़, तो उसमें क्या होता है, फिटनेस टेस्ट हो गया, ठीक है। उसके बाद सेटिंग टाइम हो गया, जो उसका मैंने कहा कि सॉलिडिफाइंग टाइम हो गया। तो सॉलिडिफाइंग टाइम लगभग क्या होना चाहिए, 30 मिनट का होना चाहिए, ठीक है। मतलब स्टार्टिंग जो सॉलिडिफाइंग टाइम होना चाहिए 30 मिनट का होना चाहिए, और जो लास्ट सॉलिडिफाइंग टाइम होना चाहिए वो कितना, ये स्टार्टिंग 30 मिनट का, और जो लास्ट होता है वो कितना होना चाहिए, 10 आवर्स का होना चाहिए, जैसे पोर्टलैंड सीमेंट में था, अभी मैंने आपको बताया, तो होना चाहिए। फिर क्या है, स्ट्रेंथ, इसकी स्ट्रेंथ क्या है, स्ट्रेंथ लगभग जो है हमारा जैसे 3 दिन बाद अगर मान लो हम किसी चीज़ को कंस्ट्रक्ट करते हैं, तो 3 दिन बाद जो उसकी स्ट्रेंथ होगी वो लगभग वही 115 kg पर सेंटीमीटर स्क्वायर होनी चाहिए, पर सेंटीमीटर स्क्वायर। और उसके बाद अगर 10 डेज़ के बाद हम 7 डेज़ के बाद अगर हम देखते हैं तो उसकी कितनी होनी चाहिए, 175 kg पर सेंटीमीटर स्क्वायर। तो इतनी इसकी क्या होनी चाहिए, स्ट्रेंथ होनी चाहिए। तो इस हिसाब से हम, ये क्या हो गया, इसकी प्रॉपर्टीज हो गई। इसके बाद जो लास्ट टॉपिक हमारा बचता है क्या इस चैप्टर में, टिम्बर। तो टिम्बर क्या है, टिम्बर मतलब बेसिकली लकड़ी है, जो कि हमारा कंस्ट्रक्शन मटेरियल में आता है, मतलब जो कंस्ट्रक्शन करने के लिए, बिल्डिंग बनाने के लिए, अन्य चीज़ों के लिए जो हमारा वुड यूज़ होता है, तो उसको हम लोग टिम्बर बोलते हैं, ठीक है। जो किसी भी बिल्डिंग को बनाने में यूज़ किया जाए उसको हम लोग टिम्बर बोलते हैं। तो इसके मतलब क्वालिटीज़ बेसिकली क्या क्या होनी चाहिए, तो क्वालिटीज़ बहुत सारी होनी चाहिए। मतलब जो अच्छे क्वालिटी का पेड़ है उससे हम लोग को क्या होना है, टिम्बर काट के लाना चाहिए। कोई नया पेड़ नहीं लाना चाहिए जिसकी लकड़ी क्या होती है सही तरीके से क्या हो, ग्रोथ नहीं हुई होती है, ठीक है। तो ऐसे पेड़ का हम लोग यूज़ नहीं करना चाहिए। इसके अलावा जो इसके जो रेसे होते हैं वो आपस में पास होने चाहिए, डेंस होने चाहिए, ठीक है। और इसका इसका जो कलर होता है वो एक तरह का, एक समान होना चाहिए, गहरे रंग का होना चाहिए। इसका मतलब ये को अच्छी क्वालिटी का है। इसमें जो एनुअल रिंग्स होती हैं इसकी, जो बताते हैं कि हाँ मतलब कितनी एज है इसकी, जितनी एनुअल रिंग्स होती हैं, तो वो एनुअल रिंग क्लियर होनी चाहिए, ठीक है। बहुत ही क्लियर साफ तरीके से एनुअल रिंग्स होनी चाहिए, नियमित रूप से एकदम। दूसरा क्या होता है, अगर हम लोग क्या करने हैं, 2 ब्रिक्स को लेके या 2 टिम्बर को लेके आपस में टकराते हैं, तो उसमें क्या होना चाहिए, इसको जो अगर हम लोग टकरा रहे हैं तो इसमें क्या होना चाहिए, एक मीठी साउंड निकलनी चाहिए, ठीक है। एक अच्छे साउंड, जो मीठी साउंड बोल रहे हैं, स्वीट साउंड निकलना चाहिए, ठीक है। उसके बाद क्या होना, जब इसको हम लोग क्या करते हैं, फिनिश्ड करते हैं, इसमें हम लोग इंस्ट्रूमेंट की हेल्प से इसका छिलाई करते हैं, तो उसमें जो हमारा बनेगा वो क्या, उसकी जो सरफेस आएगी वो क्या होनी चाहिए, बहुत ही अच्छी चिकनी सतह होनी चाहिए, क्लीन सरफेस होनी चाहिए, चमकीली सरफेस होनी चाहिए। जो हमारा हम लोग को मिल रहा है ये ट्री, उसमें क्या होना चाहिए कि उसमें जो टिम्बर है उसमें गांठें नहीं होनी चाहिए, ठीक है, कहीं पे इस तरह का। अब इनका यूज़ कहाँ कहाँ पे होता है, यूज़ बहुत सारी जगहों पे होता है। इसका यूज़ हम लोग रेलवे के स्लीपर्स में बोलते हैं, पानी के जहाज़ बनाने में यूज़ करते हैं। कहाँ कहाँ पे इसका एप्लीकेशन कर सकते हैं, अगर एप्लीकेशन हम लोग देखें तो कहाँ कहाँ पे इसका, रेलवेज़ में एप्लीकेशन है, शिप्स में है, पानी के जहाज़ में है, हमारा डोर्स में, घर के डोर्स बनाने में, इसकी जो खिड़कियाँ बनाने में यूज़ हो रहा है, ठीक है। और कई सारे जो इंस्ट्रूमेंट हैं उनके हैंडल बनाने में इसका यूज़ हो रहा है, ठीक है। और कई टाइप के फर्नीचर्स बनाने में हम इसका यूज़ कर रहे हैं, ठीक है। कहाँ, किसमें, फर्नीचर्स में यूज़ कर रहे हैं। और वैसे प्लाईवुड हो गया, रेल के डिब्बों के अंदर, ट्रेन के डिब्बों के अंदर हम लोग क्या करते हैं, जो ट्रेन कंपार्टमेंट्स है उसके अंदर भी इसका यूज़ क्या होता है, उधर तो बहुत सारे यूज़ है, तो बहुत इंपॉर्टेंट मटेरियल है, ठीक है। तो अगर आपको मेरी ये पूरी वीडियो अच्छी लगी हो तो इसको लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद आपका, थैंक यू।